हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा वीडियो है वहाँ पर हम जो देखेंगे कि जो सीबीएसई के द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया था उसमें जो जो 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन थे उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं कि उसमें उसने कौन से चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चन उठाए हैं और उनका पैटर्न क्या है। सो हम आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक या फिर कमेंट्स कीजिए। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस साल आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेंटली रूप से आप उतने ज़्यादा प्रेशर में ना आइए, क्योंकि इस साल जो है कहीं ना कहीं सीबीएसई के द्वारा बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर है वो डेवलप किया जाएगा और हमको उसके जो एक आईने के रूप में से झलक के रूप में हम किसको ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसको आप देखकर आपको अंदाज़ा हो सकता है। मैं एनालिसिस करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही ईजी है। हम फर्स्ट जो सेक्शन बी की बात करें, यहाँ पर आप जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसमें आपको नजर आ रहा है कि वाई डिड गांधी जी स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स। एक्सप्लेन करना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स है वो क्यों स्टार्ट किया गया था गांधी जी का। तो यहाँ पर आपके आंसर में आपको 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, देन सेकंड आता है आपका जलियाबाग इंसिडेंट, देन आपके थर्ड जो पॉइंट्स है वो है आपका खिलाफत आंदोलन। इसके बारे में मैं जनरली ये आपके जो 3 मार्क्स क्वेश्चन है तो सीबीएसई कहा उनके अकॉर्डिंग तो आप ये जो 3 जो पॉइंट्स है नोट कर देंगे तो आपको जो 3 मार्क्स है वो आप अचीव कर सकते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि जनरली आप जो रॉलेट एक्ट है और आपके जलियांवाला बाग इंसिडेंट है या फिर खिलाफत आंदोलन है इसको आप प्रीवियस क्लासेज में भी आपने इसको स्टडी किया। आपका क्लास 8 की वीडियो क्लास 8 है वहां पर आप जाकर देखेंगे तो आपने इसको और मैंने आपको डिटेल स्टडी करवाया भी है, आप जो मेरी क्लासेस में अटेंड थी। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। आपके रॉलेट एक्ट की बात करें तो जो वो ब्रिटिश के द्वारा एक जो एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, पास किया गया था, कब किया गया था 1919 में ये जो एक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इसके थ्रू ब्रिटिश क्या किए थे कि जो पॉलिटिकल जो राइट्स हैं कहीं ना कहीं जो कुछ जो पॉलिटिकल जो इश्यूज थे जो पावर मिला हुआ था इनको इंडियन के जो पॉलिटिकल जो राइट्स है उसको और कम करने का प्रयास किया गया था इस एक्ट के थ्रू। और कहीं हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उसको बिना किसी रीजन बिना किसी ट्रायल के 2 इयर्स तक इस एक्ट के थ्रू वो कैद में रख सकते थे। तो गांधी जी ने इसके अगेंस्ट में किया था। जहाँ जलियांवाला बाग इंसिडेंट की हम बात करें वहां पर जो पीसफुल क्या कर रहे थे, हमारे इंडिया से पीसफुल तरीके से मीटिंग कर रहे थे, वो किसी पर्टिकुलर जो उनके जो इंडियन फेस्टिवल है उस पर डिस्कशन के लिए इकट्ठा हुए थे। तो वहां पर जो उस समय जनरल डायर थे उसने वहां पर उस एक एग्जिट जो प्लेस था, एक जो बाहर जाने का रास्ता था उसको बंद ब्लॉक करके जो वहां पर पीसफुल तरीके शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग मीटिंग कर रहे थे वहां पर गोलियां चला दी गई थी और हजारों जो लोग हैं वहां पर मारे गए थे। देन खिलाफत आंदोलन की बात किया गया है, ये भी एक ऐसा था जो मुस्लिमों से रिलेटेड था। अरब जो देश थे वहां पर मुस्लिमों के जो शासक होते थे, वहां पर जो इनके द्वारा यूरोपियंस के द्वारा ब्रिटिश के द्वारा जो वहां का जो पोस्ट खिलाफत जो खलीफा जो पोस्ट है उसको अबॉलिश कर दिया गया तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर मुस्लिम जो है स्टार्ट किए थे। तो ये जो गांधी जी के द्वारा जो नॉन कोऑपरेशन जो मोमेंट्स है ये जो 3 जो पॉइंट्स है आप नोट कर देंगे तो आपको 3 मार्क्स जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। देन हम जो नेक्स्ट बात करें ये आपका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है 70 नंबर का वो कहाँ से, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इन इंडिया से चैप्टर से लिए गए। देन आपके जो दो जो नीचे जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपके कहाँ से लिए गए हैं, तो वो आपके लिए गए हैं नेशनलिज्म मूवमेंट जो यूरोप जो आपका यूरोप है वहाँ से लिया गया है। आप जनरली आपको जो सेकंड 18 नंबर का क्वेश्चन है आपको मेन क्वेश्चन आपके जो बोर्ड एग्जाम होगा वहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा। घबराने की बात नहीं, आपको फ्रेंच रिवोल्यूशन से और आपका जो जर्मनी या फिर इटली के जो रिवोल्यूशन वहाँ से आपको क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके 18 नंबर का है वहाँ पर आप देखेंगे एक्सप्लेन द मेजर एंड द प्रैक्टिस introduced by the French revolutionaries to create a sense of collective identity among the French
पीपल, यानी अब यहाँ पर कहा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात है तो वहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा लोगों के मन में जो फ्रांस के प्रति देशभक्ति की भावना जागृत करना है, उनको एक साथ इकट्ठा करना है, आंदोलन को और आगे बढ़ाना है, तो सभी लोगों की सहभागिता कैसी हो, तो उसके लिए क्या जो प्रयास हैं वो क्या क्या उपाय किए गए थे। तो सबसे पहला जो इसमें आता है कि जो आइडियाज है, आइडियाज ऑफ लॉ, जिसमें आपके जो फादरलैंड की बात किया गया है और जो सिटीजनशिप की बात है। सो मतलब लोगों के मन में वहाँ के जो पीपल्स, जो कॉमन जो पीपल्स हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए उनके मन में जो अपने जो फादरलैंड है यानी उनका जो स्वयं का जो देश के बारे में बात किया गया, देन सिटीजनशिप की बात किया गया है कि एक जो emphasized the notions of united community enjoying equal rights under a कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उनको बताया गया कि आप अपने देश में रहेंगे, आपको यहाँ की नागरिकता मिलेगी, देन यहाँ पर सभी को इक्वल राइट्स है यानी समान अधिकार दिया जाएगा। देन यहाँ पर क्या चीज किया गया, तो उस समय यूनाइट करने के लिए नए जो फ्लैग्स है वो इंट्रोड्यूस किए गए, लाया गया, जिसमें ट्राई कलर है वो दिखाया गया, तीन जो कलरों का जो है कॉम्बिनेशन, एक जो ट्राई कलर लाया गया, और जो रॉयल जो स्टैंडर्ड है उसको वहां पर हटाने का, उसको नहीं दिखाने का प्रयास है वो किया गया, और उसके लिए एक नया जो ट्राई कलर है वो इंट्रोड्यूस की लाया गया, फ्लैग लाया गया। देन जनरल जो ई स्टेट जनरल है वहां पर जो एक्टिव जो सिटीजन है उनके द्वारा उनको इलेक्शन किया जाएगा, यानी एक्टिव जो सिटीजन है उनको भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया, और उसको जो ई स्टेट को किस नाम जनरल है उसको नेशनल असेंबली के नाम से नए नामकरण उसको किया गया। देन नए हेम्स है वो क्या किया गया, नए जो क्या किया गया, सॉन्ग है, संगीत है वो वहां पर स्टार्ट किया गया। साथ ही साथ वहां के जो शहीद है उनको क्या किया जाने लगा, देश के नाम पर शहीदों का सम्मान होने लगा, उनको सम्मानित किया जाने लगा। Then a centralized system of administration was introduced. Uniform law were made for all citizen, यानी जो सेंट्रलाइज जो सिस्टम है यानी सेंटर मेन केंद्र में एक सत्ता होगा, ये जो सिस्टम है वो स्टार्ट किया गया, और सभी के लिए एक समान जो ऑल जो सिटीजन है उनके लिए एक समान जो लॉ है, कानून है वो इसकी व्यवस्था किए गए। क्यों किया गया, ताकि जो है लोगों के में जो क्या हो, सेंस हो कि वो जो कलेक्टिव आइडेंटिटी फ्रेंच पीपल्स के रूप में, यानी वो सोचे कि हम सभी एक हैं। सो ये जो प्रयास है इसमें से ओनली आपको 3 पॉइंट्स नोट करने हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो आपको 5 मार्क्स नोट करना है। ऐसा नहीं है कि जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए तो आप 5 मार्क्स नोट करते आ रहे हैं, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, मार्क्स आपको 3 मार्क्स ही दिया जाएगा। सो इसलिए जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने मार्क्स का, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना ही आपको पॉइंट नोट आउट करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। देन नेक्स्ट आता है कि आपके लाइक जर्मनी इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशंस, यानी यहाँ पर अब बात आया कि जो जर्मनी की तरह हम बात करें तो इटली में भी जो हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर भी जो पॉलिटिकल जो फ्रेगमेंटेशंस की बात किया गया है। सो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो विखंडन है वहाँ पर जो वो भी नजर आता है। जैसे फर्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर आप बात करेंगे तो इटालियंस वेयर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स, यानी उस समय बात किया गई कि जो इटालियन जो राज्य थे वो अलग अलग क्या थे, जो उस समय जो प्रॉपरली अलग अलग जो राजा हैं वो उस एरिया में शासन कर रहे थे, अलग अलग डायनेस्टिक स्टेट थे उनके, यानी वहां पर जो अलग अलग राजाओं का शासन चला था अलग अलग एरिया में। देन आप जो नेक्स्ट जो पॉइंट आप देखेंगे, सो यहाँ पर क्या होता है कि उस समय आपके क्या थे, सर्डिनिया और जो आपके जो पीडमैन थे वो क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। इटालियन जो प्रिंसली हाउसेस के रूप में वहां पर जो आपके सर्डिनिया और पीडमैंट है वो शासन कर रहे थे। देन इटली को क्या कर दिया गया, यूनिफाइड कर दिया गया, यानी उस समय एक राष्ट्र के रूप में कब आया, तो वो आया आपके 1861 में, और इसको लाने का श्रेय किसे जाता है, विक्टर एम्यूनल सेकंड को। वो उस समय उनको एक जो इटली जो यूनाइटेड जो इटली है उसका किंग जो है उनको घोषित किया गया। देन नेक्स्ट आता है कि आपके जोसेफ मैथसिनी जो थे उसने क्या किया कि हैड सॉट टू पुट टुगेदर अ प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक, यानी जो उस समय जोसेफो मैथसिनी उसने क्या किया कि जो
एक प्रोग्राम, एक ऐसे सोच लाया गया ताकि जो है आपके इटली को रिपब्लिकन जो यूनाइटेड इटालियन रिपब्लिक के रूप में कैसे उसको एक साथ लाया जाए, इसका जो प्रोग्राम है वो उनके द्वारा लाया गया। उनके द्वारा बहुत सी लड़ाइयाँ भी लड़ी गई इस संबंध में उनके द्वारा। बट क्या हुआ कि द यूनिफिकेशंस ऑफ इटली वाज अ रिजल्ट ऑफ मैनी वार्स, यानी ये जो इटली एक हुआ, यूनाइटेड इटली के रूप में आया, तो उसके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई है। थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विथ फ्रांस बाय चीफ मिनिस्टर, आपके किसके द्वारा, जो चीफ मिनिस्टर कवेर थे उनके द्वारा प्रयास किया गया कहीं ना कहीं, तभी जाकर ये आपका इटली है वो यूनाइटेड इटली के रूप में अलग अलग जो फ्रेगमेंटेड था वो कहीं ना कहीं एक हो पाया। और आपके गैरी बैल्दी है, आपके गैरिबाल्दी है, वो ज्वाइन करते हैं क्या, ज्वाइन द फ्रे। यानी कहीं ना कहीं आप जो देखेंगे तो आपका हिस्ट्री का जो पॉलिटिकल जो फ्रेगमेंटेड है वो फ्रेगमेंटेशन है वो एक जो लॉन्ग टाइम पीरियड में चला, और बहुत सारे जो वार्स लड़ाई लड़ने के बाद, और आपके जो उस समय जो मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर थे कैवेर के, उनके द्वारा जो डिप्लोमेटिक या फिर पॉलिटिकल जो अलायंस है उनके द्वारा ऐसे जो राजनीतिक जो कुछ जो क्या बनाई गई, स्ट्रेटेजी बनाई गई, उसी के कारण से ही जो ये जो इटली है ये यूनाइटेड इटली के रूप में हो पाया, यानी एक संगठित हो पाया। सो यहाँ पर आपको जनरली यहाँ पर भी आपको इतना पॉइंट्स है वो नोट करना है, क्योंकि तभी ये जो पूरा जो इसका जो आंसर है वो कंप्लीट होता है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके ज्योग्राफी से। ये हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 करने हैं। एक ऑप्शन दिया गया है आपके यूरोपियन है, आपके नेशनलिज्म इन यूरोप से आपके 2 और क्वेश्चन आएंगे। आपके एनुअल एग्जाम में मेन क्वेश्चन पेपर में भी इसी टाइप्स के आपके आएंगे। देन 19 क्वेश्चन की बात करें तो वो बहुत ईजी है, इसको तो आप मिडिल जो क्लासेस है क्लास 6 to 8 भी इसको किए हैं, और ये आपका इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 3 वेज टू प्रोटेक्ट लैंड फ्रॉम डिग्रेशन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी आपके जो लैंड डिग्रेशन होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि जो 3 वेज है प्रोटेक्ट करने का, जो लैंड डिग्रेशन को इंडियन जो स्टेट में लैंड डिग्रेशन होता है उसको प्रोटेक्ट करने के 3 रास्ते बताने हैं, 3 उपाय बताने हैं। तो सबसे पहले आप अपना आई क्लोज करके भी आप लिख सकते हैं क्या, एफोरेस्ट्रेशन, यानी पेड़ों को लगाना है, वृक्षारोपण करना है। सो उससे लैंड डिग्रेशन रुकेगा। जो पेड़ है वो क्या करते हैं, प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो सॉइल है उसको पकड़ के रखते हैं उसको, इस कारण से आपके जो लैंड डिग्रेशन है वो नहीं हो पाता है। देन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, यानी जो पशु चारण है, पशु के पैरों से जो हमारा जो सॉइल है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, वो कमजोर हो जाता है, तो उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए ग्रेजिंग का। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट, यानी आपके जिस एरिया में, जैसे हम बात करें डिजर्ट एरिया है जहाँ पर हवाएं तेज गति, कोस्टल एरियाज की बात करें हवाएं तेज गति से चलती है, सो वहाँ पर शेल्टर बेल्ट के रूप में प्लांट्स पेड़ों को कर दें ताकि जो हवाएं हैं वो उसे टकरा कर उसका जो स्पीड्स है वो कम हो पाए, और जो एयर्स के द्वारा क्या किया जाता है, हमारे विंड्स के द्वारा जो लैंड डिग्रेशन होता है, मिट्टी को उड़ा कर ले जाते हैं, वो नहीं हो पाएगा। देन स्टेबिलाईजेशन ऑफ सैंड डन्स बाय ग्रोविंग थ्रोनी वर्सेस, यानी आपके क्या है कि जो हमारे जो डिजर्ट एरिया, हॉट डिजर्ट एरिया में जो रेतों का जो मोमेंट्स होता है विंड के साथ, उससे उसको रोकने के लिए क्या है, छोटी छोटी झाड़ियां हैं उसको उस एरिया में प्लांटेशन कर देना चाहिए। देन कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज भी लैंड डिग्रेशन का एक मेजर क्या है आपका कारण है। सो उसके लिए क्या करना है, माइनिंग एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करके रखना है। देन प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड वेस्टेज आफ्टर ट्रीटमेंट, यानी आपके जो इंडस्ट्रियल जो डिस्चार्ज, जैसे हम बात करें कहीं पर कोई फैक्ट्री लगा है वहां से जो काला राख जो निकलता है, जला हुआ जो राख है, उसको कहीं पर भी ले जाकर कोई भी खाली जो जमीन है वहां पर वो क्या करते हैं, लैंड में डिपॉजिट कर देते हैं। कहीं ना कहीं वो हमारा जो लैंड है वहां पर वेस्ट हो गया। या फिर कहीं पर भी आप जो देखेंगे तो वाटर से जो निकलने वाली जो सॉरी आपके जो इंडस्ट्री से जो निकलने वाले जो वेस्ट वाटर है उसको किसी भी एरिया में किसी भी लैंड पर क्या कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं लैंड हमारा क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। सो इसको ये आपके पॉइंट दिए, यहाँ पर भी आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट देना है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपको 5 पॉइंट नोट आउट कर देना है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट आपका डिस्क्राइब एनी 3 स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड
डिसेंट्रलाइजेशन इन द ईयर 1992। ये आपके जो डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स है उसकी क्या है, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर, आप इसको देखेंगे तो आपको पेज नंबर आपका 25 में इसका आंसर है, आपके ज्योग्राफी का है, वो पेज नंबर आपको 6 में मिल जाएगा। सो हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा डिसेंट्रलाइज किया गया है। क्या किया गया है कि 1992 में एक जो गवर्नमेंट के द्वारा हम अपनी कंट्रीज की बात करते हैं, इंडिया की हम बात करते हैं, सो एक बहुत बड़ा कंट्री है। हम अदर जो कंट्रीज जैसे हम जर्मनी की बात करें, कई जो यूरोपियन कंट्रीज है वो छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रीज होते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारा कई जो स्टेट्स हैं, हम यूपी की बात करें, यूपी एक इतना बड़ा स्टेट है, वहाँ पर आपके जो छोटे जो कंट्रीज की हम बात करें जर्मनी, वो भी उससे कहीं छोटा है, उससे जर्मनी से बड़ा हमारा क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। सो इसके लिए डिसेंट्रलाइज किया गया, यानी सेंटर में अगर एक शासन होगा तो पूरा सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। सो इसके लिए फर्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर आया है कि कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हम किसको कहते हैं, हमारा जो हम विलेज में देखें तो आपका क्या आता है, विलेज पंचायत। देन आपके जो हम सिटीज टाउन्स में बात करें तो वो आपका आता है क्या, म्यूनिसिपैलिटीज। सो यहाँ पर जो रेगुलर जो क्या होता है, इलेक्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी व्यवस्था किया गया है। इसके बारे में भी आपने जो अभी के जो आपका क्लास नहीं हुआ है, मेन आपने इस टॉपिक मिस कर दिया, तो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में स्टडी किया है। देन जो रिजर्वेशन किया गया है, जो इलेक्टेड जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके लिए, जो शेड्यूल कास्ट हम और शेड्यूल जो ट्राइब्स है और अदर जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए स्टेट रिजर्व है। एसटी एससी के बारे में आप लोग जानते हैं, एसटी और एससी होता है अलग अलग, जो डिफरेंट जो है क्या किए गए कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो बने होते हैं। सो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन रिजर्वेशन है, 1/3 जो सीट्स है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व होता है। ये पॉइंट आप दे सकते हैं, 3 पॉइंट्स की आपको जरूरत है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन 4 पॉइंट्स में देखेंगे तो क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन, यानी जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने का मेन जो काम है वो कौन करता है, स्टेट इलेक्शन जो कमीशन है, या फिर जो इलेक्शन जो कमीशन है वो इलेक्ट किया बना हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देन वो इंडिपेंडेंट होता है, वो ना तो जुडिशरी या फिर एग्जीक्यूटिव उनके फेवर में वो काम नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है। हमारे जो पार्लियामेंट है वो उस पर किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर सकता है। देन 5th पॉइंट आता है कि द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यूज विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, यानी हमारा जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या करता है, जो डिफरेंट जो शेयर हैं, ग्रांट्स, वो एड है वो प्रोवाइड करता है, ताकि जो प्रॉपर जो सिस्टम है वो वहां पर चल सके। तो इसमें आपको क्या करना है, 3 पॉइंट्स देने हैं, ये भी आपका एजुकेशन है। देन नेक्स्ट हम देखें कि डिस्क्राइब एनी 3 फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। फेडरल फीचर्स यानी जो संघीय व्यवस्था की हम बात करते हैं, जहां पर आपके सेंट्रल में एक जो पावर होगा, देन डिफरेंट और उसके जो ब्रांचेज है पावर के वो होंगे। जैसे आपका स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, सो सेंटर में एक पावर है, बट आपके जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपने आप में क्या है, पावरफुल है। ऐसा नहीं है कि जो सेंट्रल है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ है। सो इसको कहा जाता है फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरल जो फीचर्स की बात की गई इंडियन डीओ की। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, यानी आपके जो सेंट्रल और स्टेट है यहाँ पर पावर है दोनों के अलग अलग डिवाइडेड हैं। जो सेंट्रल है उस पर वो क्या कर सकता है, जो 3 लिस्ट डिफरेंट जो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट आता है, स्टेट लिस्ट आता है और कॉन्सर्टेंट लिस्ट आता है। तो इसमें आपके सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट है या फिर सेंट्रल लिस्ट की हम बात करें तो उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉ मेकिंग का काम कर सकता है। स्टेट लिस्ट है वहां पर जो राइट्स है वो स्टेट के पास है, और कॉन्सर्टेड लिस्ट है वहां पर दोनों के पास राइट्स हैं। इसके बारे में आपने आप बुक्स में आप देख भी सकते हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने स्टडी किया है। देन रिसाइडरी सब्जेक्ट की बात है, ये आपका क्वेश्चन है वो आपके 1 मार्क्स वाले में भी आया है। सो इसमें आप ध्यान रखें कि एक ऐसा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे जो टॉपिक थे, कुछ ऐसे जो सब्जेक्ट थे जो उस समय उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, या फिर उस समय उसका उतना औचित्य नहीं था, वो उस समय सामने नहीं। जैसे अभी हम टेक्नोलॉजी के दौर में देखें तो इन्फॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं उस समय वो जो चीज़ें उतना ज़्यादा हाईलाइटेड
नहीं था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में उतना ज़्यादा डिटेल नहीं कहा गया है, या फिर उस समय वो किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसे जो रिसाइडरी जो सब्जेक्ट हैं वो भी हमारे फेडरल सिस्टम में है। देन आपका जो फोर्थ पॉइंट आता है कि कंट्रोल ऑफ यूनियन टेरिटरीज विथ सेंटर, यानी जो यूनियन टेरिटरीज है हमारे पास एट प्रेजेंट कितने हैं, अभी कितने हैं बेटा, आप लोगों को सभी को पता होगा और होना भी चाहिए। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे अभी है कितने हैं, 28 स्टेट्स हैं। और यूनियन टेरिटरीज की बात करें सो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में वो कमेंट्स करके आप बताएंगे कि अभी एट प्रेजेंट हमारे पास कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। एक बार आप ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख है वो जो नए यूनियन टेरिटरीज बने हैं, और एक जो है आपका मर्ज हुआ है, तो उसके हिसाब से आप टोटल नंबर्स हैं यूनियन टेरिटरीज के आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएंगे। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। देन ये आपके 3 पॉइंट्स आपको नोट करने, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन यहाँ पर जब हम नेक्स्ट आए तो आप देखेंगे कि आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। शायद वीडियो लंबा हो जा रहा है, डिटेल स्टडी आपको एनालिसिस कर दे रहा हूँ। सो चलिए हम एक जो इकोनॉमिक्स जो क्वेश्चन आया है वो आप क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, और आप अपने बुक्स में देखेंगे तो आपको पेज नंबर वो 51 में आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर जो बात किया गया कि यहाँ पर आप वुमेन्स हेल्प ग्रुप है, आप अपने आप को इमेजिन कीजिए, और आप एक वुमेन्स हेल्प ग्रुप यानी स्व सहायता समूह की हम बात करते हैं। सो वहाँ के आप क्या हैं, एक मेंबर्स हैं। अब अपने ग्रुप में आपको क्या चाहिए, लोन है, एक मेंबर है वहाँ के, और जो दूसरे सदस्य हैं उनको किसी को लोन चाहिए, या फिर आपको भी उस मेंबर के आप सदस्य हैं तो आपको लोन की जरूरत हो सकती है। तो कौन से वो रास्ते हैं जिसके थ्रू आप अपने ग्रुप के मेंबर्स को लोन के रूप में या फिर उनको पैसे की मदद के रूप में आप दे सकते हैं। तो एक आपको तरीका बताना है, तो ये आप ये सोचिए, और बहुत ईजी क्वेश्चन, आपको ये समझना है, उसका आंसर देना है। इसमें क्या है, 3 पॉइंट बस आपको देने हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो पूल्स देयर सेविंग्स, यानी आप जो है धीरे धीरे अपने पैसे जो है आप इकट्ठा कर सकते हैं। और इसके लिए क्या करना है आपको कि हेल्प ग्रुप है, जनरली वहाँ पर 15 से 20 मेंबर होते हैं, और वो अपने आसपास वाले होते हैं, आस पड़ोस के जो नेबरहुड्स हैं, आपके आसपास के जो भी लोग हैं वही होते हैं। और वो आपस में मिलकर हफ्ते में या फिर 15 दिन, महीने भर में वो अपना जितना अमाउंट चाहिए, चाहे वो 25 रुपीज़ से 100 रुपीज़ या फिर उससे ज़्यादा 1000 रुपीज़ पर, जितनी जिनकी एबिलिटी है और जितने ग्रुप के मेंबर्स जमा कर सकते हैं उतने वो सेव कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। देन क्या होगा कि देन आपके पास कुछ पैसा इकट्ठा हो गया, तो उसमें से ही जो लोन के रूप में किसी जिनको ज़रूरत है उनको प्रोवाइड कर दिया जाए, और उसे इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में, बहुत ही कम अमाउंट में, है ना, लोन के जो ब्याज में, यानी जो मनी लैंडर्स लेते हैं उससे कम अमाउंट में। जैसे जनरली कोई मनी लैंडर्स है वो 3% ले रहा है, तो आप अपने मेंबर्स को दे रहे हैं तो आप उसको 2% में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इसको ध्यान में रखना है। देन आफ्टर अ ईयर और 2 ईयर्स के बाद आपका रेगुलर आप सेविंग कर रहे हैं, सो आप बाद में भी आपका जो ग्रुप है वुमेन हेल्प ग्रुप है, तो स्व सहायता समूह को गवर्नमेंट, आपके गवर्नमेंट है या फिर जो डिफरेंट जो बैंक है वो भी उनको ज़्यादा अमाउंट्स में लोन प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ वो उसको आप जो अपने ग्रुप में ही डिस्ट्रीब्यूट करके आप अपने मेंबर्स की, आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और आजकल किया भी जा रहा है, और आप इसके बारे में बेहतर तरीके से जानते भी हैं। बस आपको 3 पॉइंट्स वहाँ पर नोट करने हैं। देन आपका लास्ट जो पॉइंट आता है कि द इशूज ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट टू डेवलपमेंट। अब यहाँ पर जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट की बात किया गया, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपने ये सब जो है प्रीवियस जो क्लासेस है आपके जो 6, 7, 8 है वहाँ पर इन सब के बारे में स्टडी किए हैं, और आपको 3 मार्क का है तो ओनली 3 पॉइंट्स नोट करने हैं। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की बात आप लोगों के लिए नहीं है। आप, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही इसको इजीली कर सकते हो, बस आप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आपका जो 10th इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा आपका 9th इंपॉर्टेंट होता है, कि 9th में क्योंकि आपका बेस बनता है। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग उठाने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, उसके नींव देते हैं, नींव निकालते हैं हम। सो उसी टाइप्स के आपका जो 9th है वो बेस है, और जो प्रीवियस जो क्लासेस हैं वो उसमें और उस बेस का आपके जो मटेरियल्स लगते हैं उसका काम करता है। सो हम लास्ट क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन है, पेज नंबर 15 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या किया जाता है, तो इसमें मेन जो एम होता है कि क्या होता है कि हमारे जो
तो हमारे जो नीड्स है, टुडे की जो नीड्स है, आज की हमारी ज़रूरत है, वो भी पूरा हो जाए और आने वाले जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उसकी भी ज़रूरतों की पूर्ति किया जा सके। मैं बोलता हूँ ना कि आप मेरे क्लास अटेंड किए होंगे तो आप जानते होंगे कि कहीं ना कहीं मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारी ज़रूरत है तो उसके बाद हमारे आने वाले बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे, इन सभी की ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन एम क्या है कि हमें अपने वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हमें करना है, साथ ही साथ हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको भी वो चीज़ है क्या होता रहे, अवेलेबल होता रहे। देन सस्टेनेबिलिटी की बात है, इज द कैपेबिलिटी टू यूज द रिसोर्स जुडिशियली एंड मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी हमें एक न्यायपूर्ण तरीके से उसको क्या करना है, किसी भी जो रिसोर्स है उसको हमें रियूज करना है ताकि इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो बना रहे। हम क्या कर रहे हैं कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, आपके जो ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में हम चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको हम ख़त्म कर दे रहे हैं। जनरली मैं अभी एक एग्जांपल आपको देता हूँ, कहीं ना कहीं अभी आपका जो उत्तराखंड में एक जो क्या है, आपका ग्लेशियर जो है वो टूट कर गिर गया और कहीं ना कहीं उस जो रिवर्स में क्या हो गया, पानी का वाटर का ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा हो गया, जिससे कई जो सैकड़ों जो लोग हैं वो क्या हो गए, मारे गए। कहीं ना कहीं हम जो नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं तो नेचर भी है वो उसका जस्ट हम कहते हैं एक्शन का रिएक्शन होगा। हम बॉल कहीं पर थ्रो मारेंगे, थ्रो करेंगे तो चाहे हम ऊपर उछाले चाहे नीचे जमीन पर करें वापिस हमारे पास आएगा। इसलिए हमें जो क्या करना है, इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखना है। देन इट लेस एम्फेसिस ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस एंड चेक इन्वायरमेंटल डिग्रेशन, मीन्स आपको क्या करना है कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और कहीं पर इन्वायरमेंटल का क्या डिग्रेशन हो रहा है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे जो इश्यूज हो रहे हैं तो उसमें हमें लोगों को जागरूक करना है और उसका हमें समाधान भी निकालना है। और सबसे बेस्ट वे होता है कि आपको प्लांटेशन करने हैं। ये आपके कुछ जो पॉइंट्स हुए जिसका मैंने 3 मार्क्स वाले आपके जो डिटेल एनालिसिस कर दिया, 3 मार्क्स के, तो आपको 3 पॉइंट्स ही नोट करने, बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपको आंसर देना है। ये आज का जो 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उसकी क्लासेस हुई, उसके बारे में मैंने आप लोग को एनालिसिस किया। नेक्स्ट जो है क्लास है वहाँ पर हम नेक्स्ट जो वीडियो है वहाँ पर आपका देखेंगे सेक्शन सी में जो आपके 4 मार्क्स वाले हैं। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए फ्री क्वेश्चन है, आपका फ्री मार्क्स है, समझिए क्या है, ये फ्री मार्क्स है। तो इसके बारे में हम जो नेक्स्ट जो क्लास नेक्स्ट जो वीडियो है वहाँ पर स्टडी करेंगे। अगर आपको फिर से मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ डाउट्स है, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू।